फिजिक्स की क्लास में आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनामिक्स से रिलेटिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन लिया है, यदि ए अलग अलग बी तथा सी के साथ ऊष्मीय संतुलन में है तो बी तथा सी आपस में भी ऊष्मीय संतुलन में होंगे। तो देखो, इसको हमने इंग्लिश में भी मेंशन कर रखा है, इफ़ अ सिस्टम ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम सेपरेट विद बी एंड सी देन बी एंड सी आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। तो देखो, पहले इसको हम डायग्राम से समझते हैं। हमने क्या किया, या इस क्वेश्चन में कह रहा है कि तीन आपके पास क्या है, यानी कि ए बी और सी थर्मोडायनामिक सिस्टम है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, ए और बी, ये क्या है, दो हमारे पास थर्मोडायनामिक सिस्टम है जो आइडियाबैटिक वाल्व के द्वारा कनेक्ट हैं। अब देखो, सिस्टम ए और सिस्टम बी दोनों क्या है, एडियाबैटिक वाल्व के द्वारा कनेक्ट हैं, यानी कि सिस्टम ए और बी में किसी भी प्रकार से हीट एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा। फिर हम क्या करते हैं, इनके साथ एक तीसरा थर्मोडायनामिक सिस्टम कनेक्ट करते हैं जो डाईथर्मिक वाल्व के द्वारा कनेक्ट है। अब देखो, यहाँ पर क्या होगा, सिस्टम ए का टेम्परेचर T1 है और सिस्टम बी का टेम्परेचर T2 है और सिस्टम सी का टेम्परेचर कितना है, T3 है। तो यहाँ पर जो हीट एनर्जी का एक्सचेंज होगा वो ए से सी में होगा, यानी कि सिस्टम ए और सिस्टम सी में हीट एनर्जी का एक्सचेंज होगा। कब तक होगा, जब तक दोनों में टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए, यानी कि T1 इक्वल टू T3। इसी प्रकार सिस्टम बी और सी में हीट एनर्जी का चेंज होगा, यानी कि ट्रांसफ़र होगा। कब तक होगा, जब तक टेम्परेचर T2 टेम्परेचर T3 के इक्वल ना हो जाए। तो जब ए और सी का टेम्परेचर इक्वल होगा, बी एंड सी का टेम्परेचर इक्वल होगा, तो हम कह सकते हैं कि ए एंड बी, या हम कहें ए बी एंड सी, जो ये तीनों जो थर्मोडायनामिक सिस्टम होंगे ये कैसे होंगे, ये थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। यानी कि तब क्या होगा, T1 इक्वल टू T2 एंड इक्वल टू T3, यानी कि तीनों का टेम्परेचर इक्वल होगा, तब ये तीनों सिस्टम आपस में भी क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो ये जो स्टेटमेंट है ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का है। तो यहाँ पर जो इसका पहला ऑप्शन होगा वो सही होगा, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि ताप की अवधारणा निम्न में से किस नियम से ली गई। द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ताप की जो अवधारणा है वो किस नियम से ली गई। तो पहला ऑप्शन है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकेंड ऑप्शन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्ड ऑप्शन है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और फोर्थ ऑप्शन है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो आपको यहाँ पर बताना है कि जो ताप की अवधारणा है वो किस नियम से ली गई है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ये हो जाएगा, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन ऊष्मागतिज निर्देशांक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल या कोऑर्डिनेट। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा थर्मोडायनामिक्स कोऑर्डिनेट नहीं है। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा कि थर्मोडायनामिक्स कोऑर्डिनेट होते क्या हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी, ये सब क्या है, ये थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल होते हैं, यानी कि P, V, T एंड S। तो ये क्या है, ये थर्मोडायनामिक्स कोऑर्डिनेट होते हैं, वेरिएबल होते हैं। तो निम्न क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको ये बताना है कि निम्न में से कौन ऊष्मागतिज निर्देशांक नहीं है। तो पहला ऑप्शन है प्रेशर, यानी कि प्रेशर भी क्या है, थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल है। बी ऑप्शन है वॉल्यूम, तो ये भी क्या हो जाएगा, थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल होगा। सी ऑप्शन है टेम्परेचर, तो ये भी होगा। और डी ऑप्शन है स्ट्रेन। तो इस तीसरे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा स्ट्रेन। स्ट्रेन जो होगा वह ऊष्मागतिज निर्देशांक नहीं है। तो आप ये ध्यान रखना कि ऊष्मागतिज निर्देशांक कौन से हैं, P, V, T एंड S।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्क्रमणीय रुद्धोष्म परिवर्तन में एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम इन अ रिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस। तो आपको रिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस में बताना है कि एंट्रोपी कैसी होती है। पहला ऑप्शन है रिमेन्स अनचेंज, और दूसरा ऑप्शन है इंक्रीज एवरी साइकिल, सी ऑप्शन है डिक्रीज एवरी साइकिल, और डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में या रिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस में जो एंट्रोपी जो होती है वो रिमेन्स अनचेंज होती है, यानी कि अपरिवर्तित रहती है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही होगा, रिमेन्स अनचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आपको बताना है प्रक्रम जो अनुत्क्रमणीय है, द प्रोसेस विच इज इरिवर्सिबल, द प्रोसेस विच इज इरिवर्सिबल। तो आपको यहाँ पर बताना है कौन सा इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो पहला है आपका, पहला ऑप्शन है आइसोथर्मल एक्सपेंशन और कंप्रेशन, दूसरा है इलेक्ट्रोलाइसिस, तीसरा है ऑप्शन सी दे रखा है फ्री एक्सपेंशन, और ऑप्शन डी है एक्सटेंशन ऑफ ए स्प्रिंग। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि कौन सा प्रोसेस इरिवर्सिबल है। ठीक है, तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही होगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन और कंप्रेशन, यानी कि समतापीय प्रसार अथवा संपीड़न, इसका जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर कह रहा है द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ओनली ऑन। आपको यहाँ पर ये बताना है कि जो आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी है, यानी कि आदर्श गैस की जो आंतरिक ऊर्जा है वो किस पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है प्रेशर, दूसरा है बी ऑप्शन है वॉल्यूम, सी ऑप्शन है टेम्परेचर, और डी ऑप्शन है साइज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। तो देखो आप यहाँ पर ध्यान रखना, नोट करके लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ कि आदर्श गैस की जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो केवल ताप यानी कि टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, यानी कि जो आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी होगी वो ओनली टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, जबकि वास्तविक गैस की जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो आयतन और ताप दोनों पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर ये नोट करके आप लिख लेना, एक क्वेश्चन और भी बन सकता है, वास्तविक गैस यानी कि रियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर दोनों पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा समीकरण एंथैल्पी को दर्शाता है। द इक्वेशन विच डिफाइन एंथैल्पी इज। तो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए है H इक्वल टू यू प्लस पी बी, वी ऑप्शन है H इक्वल टू यू प्लस पी बी, अच्छा सॉरी फर्स्ट ऑप्शन है H इक्वल टू यू माइनस पी बी, और बी ऑप्शन है H इक्वल टू यू प्लस पी बी, थर्ड ऑप्शन सी है H इक्वल टू यू माइनस पी बी प्लस टी एस, और डी ऑप्शन है H इक्वल टू यू प्लस पी बी प्लस टी एस। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, यानी कि जो एंथैल्पी को जो इक्वेशन जो रिप्रेजेंट करता है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, H इक्वल टू यू प्लस पी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस रिमेन्स अनचेंज। आपको यहाँ पर बताना है कि किसी गैस की जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो अपरिवर्तित रहती है, यानी कि अनचेंज रहती है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है अ साइक्लिक प्रोसेस, वी ऑप्शन है अ रिवर्सिबल प्रोसेस, सी ऑप्शन है एन आइडियाबैटिक प्रोसेस, और डी ऑप्शन है एन आइसोबैरिक प्रोसेस। तो आप ध्यान रखिएगा, इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस रिमेन्स अनचेंज्ड इन अ साइक्लिक प्रोसेस। ध्यान रखिएगा कि इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस रिमेन्स अनचेंज्ड इन अ साइक्लिक प्रोसेस। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अ साइक्लिक प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा, कह रहा है
कि आंतरिक ऊर्जा की धारणा का प्रस्तुतिकरण हुआ था। आंतरिक ऊर्जा की धारणा का प्रस्तुतिकरण हुआ था। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई। आपको यहाँ पर बताना है कि आंतरिक ऊर्जा की धारणा का जो प्रस्तुतिकरण है वो किस नियम के द्वारा हुआ था। तो इसका जो पहला ऑप्शन दे रखा है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, बी ऑप्शन है द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सी ऑप्शन है द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और डी ऑप्शन है रेले जीन्स लॉ। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो वी सही ऑप्शन होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के द्वारा आंतरिक ऊर्जा की धारणा का प्रस्तुतिकरण हुआ था। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। किसी आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल फलन होती है। द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज अ फंक्शन ओनली ऑफ इट्स। आपको यहाँ पर बताना है कि जो इंटरनल एनर्जी है आइडियल गैस की वो किसका फंक्शन होती है। तो आप ध्यान रखिएगा, आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो टेम्परेचर का फंक्शन होती है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा टेम्परेचर। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं उसको अगले लेक्चर में क्लियर कर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू।